डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अब तक के इत्तलात के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में ही मौजूद हैं और वहाँ मुख्तलिफ मुलाकातें ईरान के आला तरीन ओहदेदारों से, हुकूमती ओहदेदारों से उनकी जारी हैं। और जो इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 का मुद्दा है, जो उसका एजेंडा है, उस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान में मौजूदगी इंतहाई अहम है। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि जो चंद एक मामलात रह गए हैं, उन मामलात को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान से फाइनलाइज करवा के ही वापस आएंगे। दरमियान में जो पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर है, उनका बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। वो भी यही कहते हैं और ईरान के दीगर आला ओहदेदार भी यही कहते हैं कि जो पहला मुज़ाकरात की बैठक हुई उसमें बहुत कुछ फ़ाइनल हो चुका था और अगर वक्त दिया जाता तो वहीं पर चीज़ें फ़ाइनलाइज हो जाती, लेकिन ग़ालिबन इसी में कोई खुदा की बेहतर हिकमत अमली होगी और ग़ालिबन इसी में से कुछ अच्छी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। अब सवाल ये है, और साथ में ये भी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना सऊदी अरब का बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन जो विजुअल्स भी आए हैं, जो तस्वीर आई हैं, जिस गर्मजोशी के साथ क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया, वो सब एक मिसाली है, वो सब एक तारीख़ी है। और सऊदी अरब का एक इंतहाई कामयाब दौरा करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में हैं और उसके बाद फिर तुर्की का दौरा करना है। 18 अप्रैल को उनकी वापसी है पाकिस्तान में। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म की वापसी के साथ ही ग़ालिबन वीकेंड पे इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 उनका इनेकाद हो जाए। ईरान कह रहा है बार बार कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से पहले ही ग्रीन सिग्नल सामने आ चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से एक बयान आज ये भी सामने आया है। वो कहते हैं कि जी हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है, हमें पाकिस्तान पर एतमाद है। तो पाकिस्तान ने इस एतमाद की अभी तक लाज रखी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रखेगा। अब सवाल ये है कि हतमी तौर पे क्या कहा जा सकता है कि ये टॉक्स कब होने जा रही हैं, क्या वीकेंड पे होने जा रही हैं या अगले हफ्ते तक इनका जो है ये तूल पकड़ सकती हैं। और इसके साथ साथ अब ये जंग तो ग़ालिबन अपने अख्ताम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ईरान अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि अब मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ही जाएंगे, कोई सीज़ फायर में एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन इस जंग के जो असरात हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अब बड़ी शिद्दत के साथ अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। पहले तो सिर्फ फ्यूल की प्राइसेस थी, लेकिन अब फ्यूल ना होने की वजह से मुल्क में ना तो गैस है ना बिजली है। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की इंतहाई शदीद, इतना अजाब का एक सूरत हाल इस मुल्क में क्रिएट हो चुका है। पंजाब में बहुत बदतरीन सूरत हाल है। कराची में 18 से 20 घंटों की, इमेजिन करें 24 में से 18 से 20 घंटे आपके पास कराची जैसे शहर में बिजली ना हो, जो आपकी इकनॉमिक बैकबोन है। पंजाब आपकी इकनॉमिक बैकबोन है, तो आप खाक इस मुल्क की मईशत चला सकेंगे। और सोने पे सुहागा, वैसे ये मुहावरा इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह से सोने पे सुहागा कि अमूमी तौर पे ये पॉजिटिवली इस्तेमाल होता है। लेकिन जो वज़ीर पावर डिवीज़न है, वज़ीर बिजली हैं अवैस तकारी साहब, उन्होंने एक नई मंतक आज छोड़ दी। वो सोने पे सुहागा, उन्होंने अवाम के ज़ख्मों पे नमक इस तरह से छिड़का के कहने लगे कि जी अभी जो लोड शेडिंग हो रही है इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी इसके बाद अगर लोड शेडिंग हो फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये इंतहाई इनसेंसिटिव एक स्टेटमेंट है। इस किस्म की स्टेटमेंट वज़ीर मौसूफ को देनी ही नहीं चाहिए। और इस हुकूमत के 2 वज़ीर तो इंतहाई नाकाम साबित हुए हैं, एक जनाब अवैस तकारी साहब और दूसरे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों वजारतें ऐसी हैं, ख़जाना की वजारत और पावर की वजारत, कि ये हुकूमत की मईशत की बैकबोन होती हैं, हुकूमत की बैकबोन होती हैं, दोनों चल के नहीं दे रही। अगर आपने IMF के प्लान्स पर ही काम करना है तो फिर कौन सी इस्लाहात हैं, फिर ये कौन सी कामयाबी है। और अगर आपने बहरान की कैफियत में बिजली ही बंद कर देनी है, गैस ही बंद कर देनी है, तो ये कौन सी इस्लाहात हैं, ये कौन सी बड़ी कामयाबी है। फिर साथ में आप कह दें कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो जनाब आपके अलावा फिर ज़िम्मेदार कौन है, फिर सवाल किससे किया जाए। तो ये इंतहाई एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। अब अवैस तकारी साहब जो कि खुद भी लैंडलॉर्ड है, तो ग़ालिबन वो उसी माइंडसेट के साथ सामने आए हैं। इस पर भी ज़रा हुकूमत से सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं कानून और इंसाफ के। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मरकज़ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मेरे साथ मौजूद हैं
सेनेटर सरमद अली साहब मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। एडवोकेट अहमद अवैस साहब और सेनेटर सरमद साहब, आप दोनों काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों की इजाज़त से, क्योंकि हॉट सीट पे हैं इस वक्त हुकूमत वाले, वैसे तो सेनेटर सरमद साहब भी हुकूमत वाले ही हैं, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब चूँकि बराह रास्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले तो ज़रा आप ये फरमा दीजिए ईरान के मामले पर पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब सवाल। जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का, क्या वो इसी वीकेंड पे होने जा रहा है? तवक्को कब है? वज़ीर आज़म साहब कब तक तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो अभी जो दो बड़े सिग्निफिकेंट विजिट्स हुए हैं और बल्कि ऑनगोइंग हैं, अभी वो इख्तिताम पजीर नहीं हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया गए, फिर अभी वो कतर में हैं और अभी रमा दमा है तुर्की की तरफ अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में, वहाँ पे वो जाएंगे, शिरकत करेंगे। इसी तरह फील्ड मार्शल CDF सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं हमारे, वो ईरान में मौजूद हैं, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और ये एक्सपेक्टेडली क्योंकि ये कॉन्फर्मेशन वाइट हाउस से भी आ चुकी है, आज आपने जिक्र किया क्योंकि एक फोरम में इरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि अगर होंगे मुज़ाकरात तो पाकिस्तान में ही होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि दोनों फरीकैन का पाकिस्तान पे एतमाद होना और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप का इस अमन की कोशिशों में जो है जिस तरह मतलब एक फास्ट ट्रैक मोड पे जो है वो काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद द फॉरेन ऑफिस, वो भी कमेंडेबल है। और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही की जाती है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक, डिपेंडिंग के अब जब वापसी होती है वज़ीर आज़म की और डेलीगेशंस कब एक्सपेक्टेडली आएंगी, क्योंकि अभी हतमी तौर पे कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। ये हतमी नहीं है कि हफ्ते या इतवार को नहीं, ये हतमी, आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, ये हतमी तौर पे नहीं है। हम वक्त तैयार हैं, हो भी सकते हैं, हम वक्त तैयार हैं। असल में तो मामला सोमवार तक भी जा सकता है, एक्सपेक्टेडली जा सकता है और उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, यही बात है कि जल्दी किसी चीज़ की नहीं, और ये एक प्रोसेस है। जब दोनों फरीकैन आमादा होंगे इस बात पे कि जी फलां डेट को हम आ सकते हैं, परमिटिंग देयर शेड्यूल्स, सो बिल्कुल वो हो सकता है। और डेलीगेट्स वही होंगे जो फर्स्ट राउंड में भी थे, या प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद के इम्कानात कितने हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बात की तो उन्होंने कहा कि एज क्लोजली एज पॉसिबल डेलीगेट्स वो होंगे। शायद वो इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से तो यही अखज़ किया गया। तो एक्सपेक्टेडली ये होगा, लेकिन कोई सरप्राइज भी हो सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। और अगर हो तो अच्छी बात है, बट अ गुड सरप्राइज। But this would be Islamabad Accord. Inshallah, whether you want to name it Islamabad Accord, whether you want to name it Islamabad Declaration, Islamabad Peace Agreement, उसको कोई भी नाम दे दें, बात ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो एक एजाज़ है वो पाकिस्तान की लीडरशिप, मिलिट्री एंड सिविलियन एज वेल एज पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान का एजाज़ है, इस्लामाबाद का एजाज़ है। राइट। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर इसी पे मुझे आपका भी कमेंट चाहिए। जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कल जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कल जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से जिक्र किया कि वो बहुत खुश हैं पाकिस्तान की मीडिएशन से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती मीडिएशन की। प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत खुश हैं, अमेरिका पाकिस्तान से बहुत खुश है, ईरान पाकिस्तान पे एतमाद करता है, वो कहता है हम अमेरिका पे नहीं करते, हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त कामयाबी है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की, और आप होता क्या देख रहे हैं अब नेक्स्ट? जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है और बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया इंटरनेशनल इस ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर, क्योंकि ये वॉर जो है इट कुड टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर आल्सो। बड़ी ख़तरनाक सूरत थी जी, क्योंकि ईरान जो है कोई ऐसा ये नहीं था कि वो ईरान के आगे पीछे कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला था। उसको ये ट्रम्प को भी मालूम है कि ईरान के पीछे बड़ी ताकत मौजूद थी, और ईरान की ताकत के अलावा जितनी ताकत का मुजाहरा उस ईरानी कौम ने किया है वो काबिल दीद है और सबक है मेरे ख्याल में दूसरे सही मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए कि कितनी उन्होंने नज़्म व ज़ब्त का सबूत दिया है। जानते बूझते कि वर्ल्ड सुपर पावर के साथ मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन कौम कैसे खड़ी हुई। तो इसलिए ये उस नुक्ता नज़र से कि नेगोशिएशन का सेकंड सेशन जो है फिर पाकिस्तान को ही चूज़ किया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रही है। ये जब ये यहाँ पे मुकम्मल सीज़ फायर हो जाएगा और अमन का ज़माना आ जाएगा, तो शायद इस रीजन में
ایک طاقت بن کے ملک جو ہے وہ ابھرے گا اور وہ ایران ہوگا، ٹھیک، جس نے بلا شبہ بہت بڑا اس نے مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان کا رول جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں جانا جائے گا، اور سنہری حروف میں جو حق کی بات ہے، جو کی ہے وہ درست ہے. اور میں یہی چاہوں گا بلکہ کہ جیسے بین الاقوامی ایک کرائسس کے اندر پاکستان نے رول پلے کیا ہے، انٹرنلی پاکستان کے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو عوام سفر کر رہے ہیں وہاں بھی کھلے دل کے ساتھ ایک بڑا فیصلہ کریں، اور پاکستانی عوام کی سہولت کے لیے اور یہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ درمیان ایک کھلے دل کے ساتھ اوپن مائنڈڈ ہو کے ایک کوئی اچھی پیش رفت اس کے اندر بھی ہونی چاہیے. یہ جو آپ کے جواب کا دوسرا مدعا ہے جو لیٹر پارٹ ہے، اس پہ آگے چل کے ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. سینیٹر سرمد صاحب، کیا آپ یہ ممکن ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ایکارڈ اسی ہفتے کے اختتام تک یا اگلے ہفتے کے کسی دن میں ممکن پا جائے، تشکیل پا جائے؟ کتنا تاریخی ہوگا؟ پاکستان کا نام ظاہر ہے اب اٹ از فار دا ہسٹری بکس ٹو ریممبر، فار دا ہسٹری ٹو ریممبر رادر، تو کتنا اہم دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ بہت میرے خیال میں ایک بہت اہم پاکستان کے لیے مائل سٹون ہوگا، کیونکہ اس وقت تو پاکستان نے دنیا میں ایک قسم کے سے تھرڈ ورلڈ وار کو میں جانے سے روکا ہے. اگر یہ پاکستان اس میں رول پلے نہ کرتا تو ہم دی ورج آف entering into the third world war. اس سے ہمیں باہر نکال کے پاکستان لے کے آیا ہے، دنیا کو باہر لے کے آیا ہے، اور جس طریقے سے ابھی ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان نے بنا کے دیے ہیں، جو دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز کے اوپر جس طریقے سے سیز فائر کے بعد رسپانس آئی ہے، اور جس طریقے سے مختلف چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان کا جو رول ہے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. دنیا کا ہر سرمایہ مملکت جو ہے ہمارے وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، وہ کیو میں لگا ہوا ہے فون کرنے کے لیے. دس از اے ویری گڈ تھنگ فار پاکستان. اور کل جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی کہا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو پاکستان میں ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور بھی ممالک ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے ہوسٹ کرنے کے لیے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری کلیئر کہ یہ مذاکرات پاکستان میں ہونے چاہیے، اور پاکستان کا جو رول ہے اس کی انہوں نے تعریف کی. اسی طریقے سے ایران نے بھی جو اسٹیٹمنٹس ایران کی جانب سے بھی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی پہ اعتبار کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں تو جو ٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے علاوہ کسی کو اور پہ نہیں کرتے، کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تو پاکستان اس ڈیفیسٹ کو برج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان یہ اکارڈز، یہ جو پیس اکارڈ ہے پاکستان کی وجہ سے ہوگا. یہ میرے خیال میں اس وقت کہنا یہ قبل از وقت ہے کہ کیا اس ویکینڈ پہ یہ ٹاکس پاسبل ہوں گی یا آگے جا کے ہوں گی. مختلف ڈیٹس جو آ رہی ہیں ان میں ایک جو ڈیٹس جو ہم زیادہ تر سن رہے ہیں وہ 24-25 کی آ رہی ہیں، وچ بیسیکلی مینس دا نیکسٹ ویکینڈ. کیا اس سے پہلے ہفتے کی کسی تاریخ میں اگلے ہفتے کسی دن ہو جاتا ہے یا اس ویکینڈ پہ ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں اس ویکینڈ پہ تو ایکسپیکٹ کرنا از اے بٹ کچھ جلدی لگتا ہے. میرے نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہو سکے گا، کیونکہ وزیر اعظم 18 کو واپس آئیں گے ترکی سے، اور اس کے بعد پھر امریکہ سے اور ایران سے وفود کا آنا، تو یہ ذرا یہ ہفتہ اتوار ذرا مشکل لگتا ہے میرے نزدیک. مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے میں یہ بات چیت جائے گی، اور جو زیادہ تر تاریخ آ رہی ہے وہ 24-25 کی تاریخ آ رہی ہے، تو غالباً اس کے آس پاس مذاکرات ہونے کا امکان نظر آتا ہے. میرے خیال میں جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بیک چینل سے اس وقت ضروری ہے کہ جتنی بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی کنٹینشس ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کر لیا جائے، اور ایک براڈ بیسڈ ایگریمنٹ ہو جائے کہ کن کن چیزوں کے اوپر دونوں ممالک کو اتفاق ہے، تاکہ آ کے یہاں پہ جب بات چیت کریں تو پازیٹیوٹی میں بات ہو اور اس کو ختم کر کے جایا جائے اور سائن کر کے جایا جائے. یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ جی ہم پھر چلے جاتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اتوار کی صبح واپسی
नहीं करते और एक आध दिन रुक जाते तो शायद इम्कानात थे कि किसी अकॉर्ड के ऊपर हम पहुंच जाते, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है शायद इसी में कोई 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 दुनिया की और ममालिक की भलाई हो। और दूसरी तरफ आप देखें जिस तरीके से आर्मी चीफ का ईरान का दौरा है, उसमें आर्मी चीफ के साथ ईरानी लीडरशिप की बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र आती है। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की और MBS की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको नज़र आती है। रोज़ा रसूल जो है वो वज़ीर आज़म के लिए खोला गया, बहुत कम पाकिस्तानी सरबराहान मुमलकत के लिए रोज़ा रसूल खोला गया है। भुट्टो साहब के लिए खोला गया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए खोला गया था, वज़ीर आज़म साहब के लिए खोला गया। बहुत बड़ी एक जेस्चर है फ्रॉम द सऊदी गवर्नमेंट। इसी तरीके से जिस तरीके से रेड कार्पेट इस्तकबाल कतर में वज़ीर आज़म का किया गया और कतर एयरफोर्स के जहाज़ों ने जिस तरीके से उनको वज़ीर आज़म के जहाज़ को अपने प्रोटेक्शन में स्कॉट करके लैंड कराया दोहा में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान का जो खत्ते में एक उभरता हुआ किरदार है उसकी रिफ्लेक्शन है और वो रिप्रेजेंट करती हैं कि पाकिस्तान आगे जाके वेस्ट एशिया में और खत्ते में मिडल ईस्ट में क्या किरदार अदा कर सकता है। आई थिंक ये हमारे लिए बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान को एक अहम रोल मिल रहा है। और मेरे ख्याल में वो जो हमारे नेबर्स ऑब्वियसली जल भुन रहे हैं वहाँ से, तो आपको पता है उनकी हुकूमत तो बिल्कुल खामोश है, उनको तो लगता है जैसे सांप सूंघ गया हुआ है। लेकिन उनके जो सोशल मीडिया और मीडिया है वहाँ से जिस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं तो बाज़ औक़ात तो हंसने को दिल चाहता है। हाँ, उनको तो तड़पने दें, उनको तो बेशक जख्म खाने दें, लोट होने दें अपने जख्मों के अंदर। हाँ, उनके जख्म पर जितना नमक हम छिड़क सकते हैं वो हमें छिड़कना चाहिए। राइट सर, प्रोग्राम में कुछ मजीद सवाल भी करने हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अकील साहब, इतने एजाज़ात पाकिस्तान के, हुकूमत पाकिस्तान के, इतने ऑनर की, इतने फ़ख्र की बात, इतनी रिकग्निशन, इतना सब कुछ, इतना हंगाम, ये सब इतनी खुशी के मौके, लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर आकर देखते हैं तो जो हाल इस वक्त हुआ है, फ्यूल प्राइसेस का हाल, बिजली का हाल, लोड शेडिंग का हाल, गैस की लोड शेडिंग का हाल। अनफॉर्चुनेटली अवैस तखारी साहब कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर कौन जिम्मेदार है? बैरिस्टर अकील साहब जिम्मेदार है? नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज जिम्मेदार है? वो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ये इसका पहराए में भी ये ज़रूर बता दूँ, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन ज़रूर दी है, उसकी रीजनिंग ज़रूर दी है। Whether someone buys it or not, that's another story altogether. However, ये तो एक नहीं, ये क्या बात अवैस तखारी को करनी चाहिए थी जब अवाम इतनी तकलीफ में है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, ये शायद ये ना कहते कोई, इसके अलावा कोई किसी तरीके से आप वो बयान कर देते कि हमें अवाम की तकलीफ का बिल्कुल हम जानते हैं कि अवाम किस मुश्किल वक्त से और तकलीफ से गुजर रही है लोड शेडिंग, लेकिन लोड शेडिंग हुकूत की बनाई हुई नहीं, हुकूमत की क्रिएट की। दिस इज दैट फ्यूडल माइंडसेट, दिस इज दैट फ्यूडल अप्रोच जो आपकी ज़बान पे आ जाता है। आई थिंक शायद देखें ना, हो सकता है कि वो यही कहना चाह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। आपकी इतनी कामयाबियों को इस किस्म की जो हुकूमत वुज़रा की कारकर्दगी है वो सारा ओवरशैडो कर देंगे फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड आई थिंक जनरली स्पीकिंग ही हिमसेल्फ एज अ पर्सन is not to be blamed. I think ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है गल्फ में, ये एक वैलिड रीज़न है। आपको पता है कि कतर ने जो फोर्स मेजोर किया है 5 साल के लिए, जो LNG हमारे कॉन्ट्रैक्ट से, उससे इतना ज़्यादा एक इफ़ेक्ट आया है ज़रूर, एक साइजेबल चंक है वो, जिससे आपकी बिजली की पैदावार में उसमें मदद मिलती थी एंड सो एंड सो फोर्थ। आई एम नो एक्सपर्ट ऑन एनर्जी, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो गल्फ क्राइसिस क्रिएट हुए उससे तेल की जो डिले है, और अलहम्दुलिल्लाह हमारा ये दीगर ममालिक की तरह नहीं था कि यहाँ पे कोई लाइनें लग गई या खलल आना शुरू हो गया। एलानिया और अनाउंस्ड लोड शेडिंग 2 से 2.5 घंटे की हुकूमत ने बताई थी होगी। कुछ जहाज़ों के आने में डिले ज़रूर हो सकता था और होगा भी। सर वो भी तो नहीं हो रहा ना पंजाब में, जहाँ आपकी हुकूमत है, हर आधे घंटे के बाद घंटे के लोड शेडिंग। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं इस चीज को जस्टिफाई कैसे चलाएंगे आप इकोनॉमी में, किसान को कैसे आप चलाएंगे? कराची में 18 से 20 घंटे के लोड शेडिंग। जो उन्होंने बातें की कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त जो नेशनल ग्रिड से 2100 मेगावाट ले रही है, वो ये 1 अप्रैल से जो है हमारे पास LNG की बिल्कुल बैरून मुल्क से कोई LNG नहीं आ रही। इसी तरह उन्होंने जो बात की कि LNG ना मिलने से कम से कम 3000 मेगावाट
کی جو ہے وہ قلت اس میں آئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم لیکن آپ کفایت شعاری بھی کر رہے ہیں, آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ لگوا دیے ہیں, آپ تو کفایت شعاری کا اس پیکج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس میں سے کوئی بچت نہیں ہوئی. جو میں دیکھ رہا اور تھا اگر شام کو میڈیا 5-8 بجے کے بعد مارکیٹیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں تو پھر 8 بجے کے بعد لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے عوام کے لیے؟ 8 بجے کے بعد نہیں ہونی چاہیے. وہی 2-2.5-3 گھنٹے جو بتائے گئے تھے 2.5 گھنٹے تو ہو ہی نہیں رہی نا, یہ تو اسلام آباد میں کوئی 6 سے 7 گھنٹے کی ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اکراس پاکستان آپ کے گھر میں جاری لائٹ جاری ہے, بالکل جاری. کتنے گھنٹے جا رہی ہے؟ On top of my head, I can tell you at least 2.5 گھنٹے نہیں ہے, at least 4 سے 5 گھنٹے تو جاری ہے, کم از کم جاری ہے. سر آپ کی حکومت کے وزیر کے اگر میں 2.5 گھنٹے نہیں ہیں, آف کورس یہی تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ حکومت کے وزیر اگر کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ آپ کی حکومت نے اناؤنس کیا نا 2.5 گھنٹے, لیکن شارٹ فال جو آیا ہے وہ تقریباً 6,000-6,500 کا بتا رہے تھے وہ. نہیں جو میں نے تو دیکھا وہ تو 4,000 کا اگر شارٹ فال بتا رہے ہیں, بالکل ان کے پاس نمبر زیادہ ویلڈ ہوں گے. میں نے جو دیکھا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 22,000 میگا واٹ ہے, پیداوار جو ہے وہ تقریباً 15,500 ہے, شارٹ فال جو ہے وہ 6,000. بچت کہاں گئی؟ اور اگر آپ کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, اگر آپ کے سکولز وغیرہ بند ہیں, باقی معاملات بند ہیں, تو پھر شارٹ فال ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں اب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ریگولیشن کا بھی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں تھرو, تاکہ زیادہ بجلی استعمال نہ ہو اور تھوڑا ریگولیٹڈ رہے, بیکاز وی ڈونٹ نو 18-20 گھنٹے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کر کے ریگولیٹ کر رہے ہیں. وی ہوپنگ کہ کم از کم یہ کرائسس جو ہیں یہ 16 سے 18 گھنٹے پنجاب میں کر کے لوڈ شیڈنگ ریگولیٹ کر رہے ہیں. نہیں میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ آئی ایم نو ایکسپرٹ ان انرجی, سر یہ آپ لوگوں کے اوپر بہت برا پڑے گا. یہ بھی اویس تخاری کی وزارت, ان کی کارکردگی اور محمد ارنگزیب کی کارکردگی, نہیں ان کی کارکردگی دونوں کو فارغ کر دینا چاہیے آپ کی حکومت کو. میں نے آج آپ کا ٹویٹ بھی وہ دیکھا. میں سمجھتا ہوں غریدہ صاحبہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, دیکھیں ہر وزیر اپنے ہر وزیر جو ہے وہ اپنی تگڑ کر رہا ہے کہ میں بہتر سے بہتر جو ہے اپنی پرفارمنس ہوں. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ابھی دیکھیں سعودیز نے جو کے ساتھ جو ہوا, دیکھیں ایک ٹیم ورک ہے نا, سارے اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ پاکستان کی ایک اکانومی جو ہے اس کو وزیر اعظم صاحب اکانومی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے وزیر اس قسم کی پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو آپ سعودی عرب سے 5 ارب کیا 50 ارب بھی لے لیں تو وہ یہاں کے آ کے زیرو کر دیں گے. وہ آپ کی بات کسی حد تک بالکل درست ہے, لیکن آپ صحیح بات سے ایگری کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس سے بھی ایگری کر لیں کہ آپ کے 2 وزیر انتہائی ناکام ہیں, آپ کی پوری حکومت کی پرفارمنس بالکل نہیں, کیونکہ ان کی وزارتوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا. نہیں مجھے نہیں پتا ان کی وزارتوں کے اندر کیا چل رہا ہے. ان کی اپنی ان کو تو اسی سیکٹر میں فارغ کر دینا چائیے جو کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. بظاہر ان کی پرفارمنس اچھی ہے, فائنانس کی دیکھ لیں, پاور کی دیکھ لیں, پیٹرولیم کی دیکھ لیں. دیکھیں کرائسس نہیں آنے دیے. ابھی یہ تھوڑا سا جو کرنچ ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. 2-4 دن ہے اور یہ عارضی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عارضی طور پہ دس از ناٹ سمتھنگ. مسئلہ یہ ہے نا کہ حکومت کا اعتماد نہیں ہے کہ عارضی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی عارضی بڑھائی گئی ہیں, لیکن ان کے کم ہونے کی کوئی نظر نہیں آتی نا. وزیر اعظم نے 12 روپے پیٹرول, دیکھیں اب وہ پھر 1 روپیہ بھی ہو 12 روپے بھی ہو 160 روپے بھی ہو 55 روپے 100 روپے 150 روپے کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. جب یہ اسلام آباد ایگریمنٹ ہوگا تو تیل کی قیمتیں کم ہوں گی دنیا پوری میں, ایسا ہو جائے. خدا آپ کی زبان مبارک کرے, آپ پر آمین. اعتبار ہے ہمیں, لیکن جو آپ کے پاور منسٹر ہیں, جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں, بالکل قابل اعتبار نہیں رہے. سینیٹر سرمد صاحب تھوڑا سا بوجھ آپ بھی اٹھائیں نا سر, آپ بھی حکومت کے اتحادی ہیں, آپ نے ان کو ووٹ دینے کا بوجھ اٹھایا ہے, تو ذرا ان کی پرفارمنس پر تو ان کو سوال کیا کرے نا. آپ کے کراچی میں 18-20 گھنٹے جا رہی ہے بجلی. نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا. پہلے آپ نے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی حکومت ہیں, تو میں اس وقت کہنا چاہتا تھا ہم حکومت نہیں ہیں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں. سر ایسے نہ کریں نا, ایسے نہ کریں, آدھا بوجھ اٹھا لیں سر, اٹھانے آدھا بوجھ. حکومت نہیں ہے, حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت نہیں ہے. ہم حکومت نہیں, حکومت کے اتحادی ہیں. ہاں وہی میں نے کہا حکومت کے ساتھ ہیں ہم. اپنی بات کی دیکھیں, ایک جو بات ہے نا, جب کیبنٹ گورنمنٹ ہوتی, پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہوتی ہے اس کے اندر کیبنٹ کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جو بھی فیصلہ کیبنٹ کرتی ہے وہ سب کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کوئی بھی وزیر اگر یہ کہے کہ جی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک بہت ہی ارسپانسبل بیان ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اویس تخاری سے استعفیٰ لینا چاہیے یا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے خود ہی؟ استعفے کے بارے میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت انسینسٹیو اور بہت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھی ان کی.
इसके साथ साथ मैं ये भी कहना, देखें एक दो चीज़ें और भी हैं। मिसाल के तौर पे हम बात इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि तेल की कीमतों की वजह से और तेल के न आने की वजह से और LNG तकरीबन अप्रैल के पहले हफ्ते से तकरीबन नहीं आ पा रहा, तो शिपमेंट्स नहीं आ पा रही, तो उसकी वजह से बहुत सख्त एक क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। But having said that, सर यहाँ पे एक गुजारिश कर दूं, आप बेशक इसको सर्च भी कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर्स में ये खबर रिपोर्ट भी हुई थी, हर जगह रिपोर्ट हुई थी कि LNG RLNG के कुछ कार्गोस कतर से आ रहे थे और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। वो ये अवैस तगारी साहब ने कहा, अली परवेज मलिक की मिनिस्ट्री को कमिटमेंट दी कि मैं ले लूँगा ताकि वो जो बिजली का जो भी प्रॉब्लम है वो गर्मियों में ना पैदा हो। वो जब कमिटमेंट हो गई, पेमेंट कर दी गई, इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं ले रहा। अब ये देखे ना वजीर साहब की ये तो कारकर्दगी, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कौमी खजाने को चूना लग गया अवैस तगारी साहब की वजह से। असल में नहीं, मेरे ख्याल में मुझे करेक्ट कीजिएगा या अकील मलिक साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर कतर ने फोर्स मेजोर जो था दुरुस्त कह रहे हैं इसके अंदर कर दिया था, जिसकी वजह से वहां से जो शिपमेंट्स कंसाइनमेंट कार्गोज आने थे वो नहीं आ पाए। अगर वो फोर्स मेजोर नहीं किया होता तो मेरे ख्याल में आ रहे होते तो चीजें ऐसी इस हालत में ना होती जिस हालत में। लेकिन क्या वो जो पैसे अदा किए गए थे वो एक्सचेकर में वापस आ गए? वो जो पैसे अदा किए थे वो तो G2G है, वो तो मेरे ख्याल में आ जाएंगे या बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने फोर्स मेजोर इन्वोक किया था जिसकी वजह से ये सारी कंसाइनमेंट्स जो थी रुक गई, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बाकी ममालिक की, बल्कि हिंदुस्तान में तो 90% जो LNG उनका जो उनका डिपेंडेंस है वो 90% LNG के ऊपर है और वो कतर से आता है। तो उनके पास तो बिल्कुल ही बुरा हाल हुआ है, वहाँ तो गैस है ही नहीं, सिलेंडर गैस के लिए भी वो प्रॉब्लम्स है काफी उनके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। गैस थोड़ी बहुत ही मिल रही है, वहाँ तो गैस ना होने के बराबर है। तो ये एक ग्लोबल इशू है, खाली पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू नहीं है। तो हमें ये जहन पे रखना चाहिए कि इसकी इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया जो है वो फील कर रही है, खाली पाकिस्तान फील नहीं कर रहा। ऑब्वियसली हमें ज्यादा इंटरेस्ट सर ये आपकी बात दुरुस्त है, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये हल तो ना हुआ ना कि बहरान आया तो आपने बिजली बंद कर दी, गैस बंद कर दी। ये बहरान का हल नहीं है ना। फिर ये फायर फाइटिंग है, ये बेसिकली फायर फाइटिंग है, ये फायर फाइटिंग है, ये कोई क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि IPPs को हम कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम उनको ये क्यों नहीं कहते कि आप बिजली बनाएं और वो बिजली अगर हम उनको तो पैसे हमने वैसे ही देने हैं, जब वो बिजली बनाएंगे तो वो बिजली आप इंडस्ट्री को सस्ते दामों पे दे दें तो कम से कम आपके पास कुछ रेवेन्यू तो। सर वो अवैस तगारी साहब को शायद वो बुरा लग गया कि दुनिया भर का मीडिया जो है तारीफ कर रहा था कि पाकिस्तान ने जो अपना सोलर बिल्डअप किया है इतने सालों में, तो पाकिस्तान बचा हुआ है किसी भी फ्यूल क्राइसिस से। अवैस तगारी साहब ने कहा कि इधर आओ तो दसना में कि पाकिस्तान कैसे बचा हुआ है इस बहरान। असल में उनका मसला ये है कि उनके जो पेमेंट्स आती, जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू गिर गया ना। बेसिकली जब लोगों ने घर पर सोलर लगा लिया तो जो रेवेन्यू जाना था हुकूमत के पास वो खत्म हो गया। अब उसका उन्होंने इलाज ढूंढा वो ये था कि और महंगा कर दो बिजली को। भाई आप बिजली अगर सस्ती करेंगे तो लोग सोलर पे नहीं जाएंगे, आप बिजली को महंगा किए जा रहे हैं, लोगों की पहुंच से बाहर किए जा रहे हैं। अच्छी ऑपोजिशन नहीं, सरमद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात है। सरमद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छी ऑपोजिशन कर लेते हैं सेंटर सरमद साहब, पीपल्स पार्टी वाले अच्छी ऑपोजिशन कर लेते हैं सर आप लोग। हाँ ठीक, राइट सर। ठीक, घर पे पैनल लगाएंगे ताकि बिजली तो मुफ्त नहीं, वो घर पे जो पैनल्स थे वो भी नेशनल ग्रिड में जो फीड कर रहे थे वो भी तो महंगे, और फिर महंगी बिजली। मतलब ये देयर हैज टू बी अ पॉलिसी ओवरऑल। मैं ये समझता हूँ कि देयर हैज टू बी एन ओवरऑल ऑन द पॉलिसी, एंड आई थिंक रिस्पेक्टिवली हमें देखना चाहिए कि फायर फाइटिंग तो चले अभी आप कर रहे हैं, लेकिन एक इसके ऊपर एक जो प्रॉपर एक पॉलिसी है लॉन्ग टर्म सोचने के लिए आपको जरूरत है कि लॉन्ग टर्म हम किस तरह करें। जो IPPs भी लगे जिनको कैपेसिटी पेमेंट जा रही हैं, अब वो बिजली अगर बनाए उस वक्त जरूरत नहीं थी, तो अब तो कम से कम ग्रिड में ये बात ठीक ऑपोजिशन है। ठीक, आपकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं बैरिस्टर अकील साहब, सेंटर सरमद आपकी बात को, लेकिन प्रोग्राम में कुछ मजीद सवाल भी करने हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर आपकी जो पोजीशन है ना ऑपोजिशन वाली वो ले लिया सेंटर सरमद साहब ने, लेकिन असर ऑपोजिशन की बात सुन लेते हैं। जी एडवोकेट अहमद अवैस साहब। जनाब
देखिए अभी बड़ी इसके ऊपर जो बिजली के ऊपर ले दे हो रही है बड़ी वजह है, और आपका भी जो इसके ऊपर तशवीश थी कि बड़ी सही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हुए हैं ये 4-5 घंटे की बात नहीं है, सारी रात भी हर 1 घंटे के बाद और बिजली जो है वो जाती है पूरी रात। मैं आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त लाहौर में पोजीशन है, ऐसे में सोलर कैसे चलेंगे सर? पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं देख रहा हूँ। इसी तरह से दिन को भी यही सिलसिला। बात यह है कि देखिए जब ये आपने सही कहा कि वो जो हारिस साहब ने बात की एज मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, जो बड़ी हार्टलेस उनका एटीट्यूड है, लेकिन क्वेश्चन ये है, बात ये आपको बताऊं, इसका हल है बड़ा अच्छा। और हल ये है, ये आपके सामने सारी डिटेल मौजूद है कि पिछले तकरीबन 1 दहाई से जो आईपीपी के जो यूनिट्स लगे हुए हैं उसमें ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने किया था उनसे, वो बगैर 1 यूनिट बिजली दिए अरबों रुपए ले चुके हैं सालाना। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये को मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। अब ये क्राइसिस का टाइम है इस वक्त। देखिए अगर वो बिजली देनी शुरू कर दें अपनी फुल स्ट्रेंथ, अब तो इससे पहले तो उन्होंने 10 साल बिजली नहीं दी क्योंकि कह रहे थे कि ये ऑलरेडी बिजली जो है इतनी है, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है हमें पूरे पैसे थे वो ले रहे थे। अब अगर वो पूरी स्ट्रेंथ बिजली देनी शुरू कर दें और उनसे उसके इस्तेमाल करने के लिए जो उन्होंने अरबों रुपए लिए हैं, अगर वो ऐसे नहीं देते हैं, आप एमरजेंसी इम्पोज करें। ये पाकिस्तान के ऊपर हालात जो हैं ख़तरनाक हालात हैं, आप एमरजेंसी इम्पोज करें और उनसे कहें कि वो जो पैसे आपने लिए हुए हैं वो इस्तेमाल करो और फुल बिजली दो। देखें पाकिस्तान में बिजली सरप्लस होती है कि नहीं, फौरन होती, लेकिन ये काम इसलिए नहीं होता और इसलिए इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि शहबाज शरीफ साहब के 2 साहबजादे जो हैं वो सबसे बड़े 2 यूनिट चला रहे हैं और अरबों रुपए सालाना ले चुके हुए हैं और ले भी रहे हैं। यह जो हकीकत है उसको भी सामने रखिए, जो हालात हमारे यहाँ पर है इंटरनली। इसलिए ये मामलात को हल करने के लिए जहाँ कौम के साथ आप, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पे आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ा अच्छा जा रहे हैं इंटरनली इन पाकिस्तान के अवाम, आप देखिए जो एनर्जी की बात है, मैं अब ये बात सुन लीजिएगा, एनर्जी के ऊपर जो है, जो इन्होंने पेट्रोल के ऊपर पहले सबसे जंग शुरू हुई, पार्लियामेंट ने मीटिंग की और इन्होंने ऐलान कर दिया हमारे पास 1 महीने का पूरा स्टॉक मौजूद है। वो तो सस्ते दामों खरीदा हुआ था, फिर आपने उसी रात 55 रुपया पर लीटर जो है उसके ऊपर क्यों लगा दिया? वो लेवी बढ़ा दिया आपने, वो लेवी बढ़ा दी तो गवर्नमेंट के खजाने में एक एडिशनल पैसा आ गया। ठीक, वो पैसा किसके इस्तेमाल में गया? वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के इस्तेमाल में आना चाहिए। टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है। सर टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जिम्मेदारी है कि आपने चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज के फैमिली पे इल्जाम लगाया है तो एक कुछ हल्का सा मौका दिया जाए बरसक साहब को। सर टाइम खत्म हो गया, लेकिन सर टाइम मैं बिल्कुल इस चीज को देखिए आउटराइटली कंडेम करता हूं कि ये एक बड़ा पर्सनल अटैक है, इस तरह की बात नहीं है। उसकी थोड़ी सी रीजनिंग मैं आपको बताता हूं कि जो RLNG पे पावर प्लांट चलते हैं 6000 मेगावाट की उनकी एफिशिएंसी है, वो ऑफलाइन है ड्यू टू द हॉर्मुज़ ब्लॉकेड। इसी तरह जो हाइडल जनरेशन है इट्स द लोएस्ट एवरी ईयर ड्यूरिंग दीज डेज जनरली स्पीकिंग, और गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना वो इज नॉट यूटिलाइजिंग द फर्नेस ऑयल और डीजल प्लांट्स, और इसी तरह क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है जनरेशन वो बड़ी एक्सेसिव है, इसलिए ये 6000 का जो शॉर्टफॉल कहा जा रहा है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। तो बात यह है कि ये इस हवाले से भी देखने की जरूरत है। कोई ये कह लें कि किसी को गुजाती लगे में RLNG प्लांट्स या ये IPPs या देखिए क्या इस मुल्क में बिजनेस करना गुनाह है? अगर बिजनेस किया तो कोई अनडी फेवर तो फायदा तो किसी ने नहीं लिया ना, बिजनेस किया, बिजनेस लोग करते हैं। ठीक, एडवोकेट साहब आपकी शिकवा है कि कम वक्त मिला, सब क्विकली जरा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मेहरबानी फरमाइएगा। इसका जवाब बड़ा सीधा और सादा, ये पूरी डिटेल जो है जब इन्होंने ओथ लिया था और ओथ लेने के ऊपर ये कहा था कि मईशत खराब है मुल्क की, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और 1 महीने के बाद ये डिटेल सारी आई। ठीक, इनके दोनों बेटों की जितने यूनिट ये चला रहे थे और जो लोग और चला रहे थे, वहां पे ये सारी बात सामने आई और ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि बगैर 1 यूनिट बिजली दिए ये अरबों रुपए ले चुके हैं और ले रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट में है, हम क्या कर सकते हैं, ये जाके कोर्ट में चले जाएंगे, फलां जगह चले जाएंगे। अब ये इमरजेंसी का जमाना है, ये इस वक्त सारा मुल्क एक तकलीफ में है। आप नहीं होता आप इमरजेंसी इंपोज करके इनसे लें इस वक्त, ठीक, गरीब आवाम को फायदा पहुंचे उससे। ठीक सर, अगर आप इजाजत दें तो प्रोग्राम क्लोज कर दें।
क्योंकि वक्त सर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अहमद अवैस साहब माजरत के साथ अगले प्रोग्राम में आपका ये शिकवा दूर कर देंगे। सेनेटर सरमद अली साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। इट्स अ रैप जी, आई विल सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।